आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा की सियासत में इस वक्त सेटिंग को लेकर सियासी बवाल और सवाल दोनों हैं। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह से सेटिंग के आरोप लगाए हैं। अभय चौटाला ने कहा कि 2024 में सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक सर्वे में भी कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया जा रहा था। अभय चौटाला ने कहा कि इस सर्वे की रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने ईडी से छापे लगवाए। इस छापे के दौरान भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ केस दर्ज किया गया, लेकिन हुड्डा को गिरफ्तार करने की बजाय हुड्डा को बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करने के लिए कहा गया। हुड्डा ने अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। अभय के आरोपों पर हुड्डा ने पलटवार किया है। हुड्डा ने कहा कि मैंने कोई मुलाकात नहीं की है, अभय को नोटिस भेजूंगा और कोर्ट में घसीटूंगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। अभय ने हुड्डा पर क्यों लगाए सेटिंग के आरोप? सवाल यह भी है कि सेटिंग का दावा सबूत या सियासी सनसनी? कांग्रेस इनेलो की लड़ाई से बीजेपी को क्या फायदा है? सवाल यह भी है कि अभय सेटिंग के आरोपों के क्या सबूत हैं? क्या सेटिंग के आरोप सिर्फ सियासी बयान है? सबूत है तो सार्वजनिक करने से आखिर परहेज क्यों? क्या सेटिंग के सबूत सार्वजनिक करेंगे अभय चौटाला? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। खास मेहमान भी जुड़ेंगे और आज समझने की कोशिश करेंगे जो आरोप भूपेंद्र हुड्डा पर अभय चौटाला लगा रहे हैं, उन आरोपों के पीछे आखिर आधार क्या है और कांग्रेस पार्टी इन आरोपों को कैसे देख रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, आज इसी मामले पर चर्चा, क्योंकि हरियाणा की सियासत में इस वक्त सेटिंग को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। 2024 का जब चुनाव आया था, हम लोगों से कह रहे थे कांग्रेस और बीजेपी वाले मिले हुए हैं और कांग्रेस में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विशेष रूप से भाजपा की सरकार बनाना चाहता है। लोग हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे। लोग तो कह रहे थे कांग्रेस ही भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकती। साथियों, चुनाव से पहले एक सर्वे हुआ और उस सर्वे की रिपोर्ट में आया कि कांग्रेस 60 से ज्यादा सीट जीतेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन उस सर्वे में यह भी आया कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने 30 सिटिंग एमएलए को टिकट दे दिया तो 17 हार जाएंगे। जब सर्वे की रिपोर्ट में यह आ गया कि 17-30 में से हार सकते हैं, हार का कारण लिखा था इन लोगों ने विधायक बनने के बाद लोगों के बीच में रह करके लोगों की मदद करने के बजाय कहीं उन्हें निराश कर दिया। ये रिपोर्ट जब बीजेपी वालों को मिली, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर ईडी से अलग अलग जगह पे छापे मरवाए बिल्डरों के घरों में। एक पारसनाथ नाम का बिल्डर था। जब उस बिल्डर के घर पे ईडी के लोग पहुंचे तो उसके घर से जो दस्तावेज बरामद हुए उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम था। हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। ईडी वाले पर्चा दर्ज करने के बाद पकड़ के ले जाते हैं। हुड्डा को गिरफ्तार करने की बजाय ये कह दिया कि अगर जेल की सलाखों से बचना चाहते हो तो फिर जाओ जाकर के बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करो। हुड्डा सीधा अमित शाह के घर गया, जाके कहने लगा, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अमित शाह ने हुड्डा से कहा, आदेश दिया कि पहले जाओ जाकर के जो 30 तुम्हारे सिटिंग एमएलए इनकी टिकट का ऐलान कराओ। अगर ऐलान नहीं कराया तो चलते इलेक्शन में उठा करके जेल की सलाखों के पीछे बंद करवा दूंगा। हुड्डा तुरंत उसी वक्त उसके घर से निकल करके राहुल गांधी के घर चला गया और जाकर के कहने लगा, मुझे खबर मिली है अगर हमने 30 के 30 सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दिया तो इनमें से 15-20 भाग जाएंगे, कांग्रेस को छोड़ देंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी, भगदड़ हो जाएगी, बड़ी बड़ी सरकार में रुकावट आ जाएगी। हुड्डा की बात पे विश्वास कर लिया राहुल गांधी ने, रात को ही 30 टिकटें अनाउंस कर दिया। देखिए, वो बयान मैंने पढ़ लिया है, अपने वकीलों से कह दिया है
क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाएंगे। झूठा बिल्कुल ना, मैं अमित चौटाला को मिला ना पार्वसनाथ का मैं पार्टनर, ये बात उन्हें कही है। अब कोर्ट सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा, क्रिमिनल को बात कह दिया ना मैंने वकीलों को, गिवन इंस्ट्रक्शन टू माय एडवोकेट्स टू गो फॉर दिस एंड विल गो। नोटिस आता है, पहले प्रोसीजर होता है, नोटिस आया, तैयार हो रहा है बस। तो एक बार आन तो दे नोटिस है, फिर देखूंगा उड़ाना। तो एक बार आन तो दे नोटिस है, फिर देखूंगा उड़ाना। तो एक बार आन तो दे नोटिस है, फिर देखूंगा उड़ाना। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता हैं प्रियदर्शिनी सिंह। प्रियदर्शिनी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं एडवोकेट गुलशाद अली। गुलशाद अली जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता हैं रजत पंजेटा। रजत जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रविंद्र मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। रजत जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि नोटिस तैयार हो रहा है, सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा, आपराधिक मामला भी दर्ज करूंगा। क्या आधार है अभय चौटाला ने जो आरोप लगाए हैं उनका, या फिर अब ये मामला कोर्ट कचहरी की दहलीज तक पहुंचकर ही मानेगा? देखिए पराग जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी बात है, और हरियाणा क्या जनता क्या ये सभी के सभी इस बात को टुकटुकी लगाए देख रहे हैं जी कि बयान पिछले कई जो पीछे बयान चलते आ रहे हैं उसमें जो कई राजनीतिक डेवलपमेंट्स भी हुई हैं कि चोट कहाँ लगी और तकलीफ किसको हुई, उसको देखिए आप। रेखा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक जाति विशेष जाति को लेकर टिप्पणी करती हैं, उसमें इनेलो का नाम लेती हैं और साथ में नाम लेती हैं वो कांग्रेस का भी। प्रतिक्रिया कांग्रेस की कोई नहीं आई इसके ऊपर, जबकि प्रोफेसर संपत सिंह जी ने हिसार में एफआईआर भी दर्ज कराई और हमारी तरफ से सभी ने इस बात का, इनके बयानों का जो है वो खंडन किया, मगर कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं आया। कांग्रेस की तरफ से कब आया? कांग्रेस की तरफ से आता है जो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अभय सिंह चौटाला को टारगेट करने के लिए आता है, जबकि ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार आने के बाद बिल्डरों की मिली भगत से बहुत से सीबीआई की जांच चल रही है उन सारे केसेस के अंदर, और ना केवल सीबीआई, ईडी की भी चल रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ। तो उसमें कोई एक मामला नहीं है, चाहे वो हमारा आप देख लीजिए आईएमटी मानेसर का मामला हो, कोई आईएमटी मानेसर में जो हुआ वो 900 एकड़ का लगभग मामला है। 900 एकड़ कोई कम नहीं होता मानेसर के अंदर। फिर बहुत सी डिस्ट्रेस सेल हुई, उसको लेकर आप देख लीजिए कैसे औने पौने दाम पे फार्मर्स को मजबूर किया गया, सेक्शन 4-6 के फिर दिखाया कि एक्वायर करेंगे। बहुत बड़ा घपला मास्टर प्लान को बार बार बदल के हुआ, बहुत बड़ा घपला जो था वो उसमें कोई अकेला आईएमटी मानेसर नहीं था, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का मामला था पंचकुला के अंदर, एजेएल का मामला था, सोनीपत का लैंड स्कैम था, अंबाला का था, रिलायंस। लेकिन रजत जी जो अभय जी ने कहा कि एक सर्वे हुआ उसमें कांग्रेस को बहुमत आते लग रहा था, और फिर जो मुलाकात हुई, चूंकि जब कार्रवाई फिर होना शुरू हुई हुड्डा साहब के ऊपर, जैसा अभय जी बता रहे थे कि फिर उनसे कहा गया कि आप बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करिए, तो उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की, लेकिन वो एकदम नकार रहे हैं इस बात को, कह रहे हैं कि मैंने कोई मुलाकात नहीं करी है। मेन जो मुद्दा है वो ये है कि अमित शाह से मुलाकात करना और सेटिंग करना। देखिए पराग जी, मुझे जवाब अगर मेरे तरीके से, अगर 5 मिनट की डिबेट है नहीं, तो आप मैं एक लाइन सर आप रखिए, आप रजत जी आप इतनी जल्दी उखड़ क्यों रहे हैं सर? रजत जी 1 मिनट रुकिए, उखड़ क्यों रहे हैं आप? मैंने सवाल ही तो पूछा है, कुछ गुनाह कर दिया क्या आपके साथ सवाल पूछकर? मैंने सिर्फ इतना, 1 मिनट सुन लीजिए सर, पहले मैं क्लियर कर देता हूं आपको और सभी लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आप लोग 5, 7 या 10 मिनट तक की भूमिका बांधकर जवाब देंगे तो ऐसे तो चलेगा नहीं। आपको
क्लियर मुद्दे पर तुरंत आइए, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। आपने जो बताया रजत जी वो मैं समझ रहा हूं, आपने तमाम सारे केसेस बताए और तमाम सारी भूमिका बांधते हुए बहुत सारे मुद्दों का जिक्र कर दिया, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य सवाल है, उस पर भी तो आइए ना सर। उस पर आप कहेंगे कि मैं आखिर में आऊंगा, आप 10 मिनट लेने के बाद उस पर आएंगे तो मैं बाकी लोगों के पास कब जाऊंगा? तो इसलिए पहला रिएक्शन थोड़ा छोटा रखिए, फिर विस्तार में चर्चा कर लेंगे हम जब सब लोग शामिल हो जाएंगे। तो पहला छोटा रखिए और जो सवाल पूछा उसी पर प्लीज बोलिए। देखिए पराग जी, मैंने ये पूछा आपसे, क्या डिबेट की अवधि 5 मिनट की है? क्या क्या 5 मिनट के बाद सर डिबेट ऐसा खत्म हो नहीं है जाएगी? ना कि मैं पूरा 1 घंटा आप ही को दूंगा। फिर रजत जी आप उखड़ क्यों रहे हैं? आप पहले सवाल से उखड़ रहे हैं सर। मैंने पराग कुछ जी, गुनाह कर दिया क्या पराग आपको जी, बीच में टोक कर? मैंने पराग सिर्फ जी, इतना कहा कि आप बहुत लंबी भूमिका मत पराग बांधिए, जी, जो मुख्य बिंदु है पराग उस जी, पर आ जाइए ना सर। पराग जी, मैं बहुत संयम से डिबेट करता हूं और मैं सर मैं भी उखड़ता नहीं संयम हूं। से ही सवाल पूछ रहा हूं, मैंने आपसे कुछ गलत तो पूछा नहीं। मैं आपको सर आपकी पहले टोन जो 1 मिनट सर सुन लीजिए, 1 मिनट सुनिए रजत जी। मैं आपकी पहले राउंड में टोन- आपको 10 मिनट का टाइम नहीं दे सकता हूं, पराग सॉरी। जी, मैं पराग पहले जी, मुझे राउंड में आपसे आपको 10 मिनट का नहीं टाइम नहीं चाहिए। दे पाऊंगा सर, माफ कीजिएगा मुझे, सॉरी पराग जी, सॉरी सर, मैं पराग पहले जी, राउंड में मैंने 10 आपसे- मिनट का टाइम नहीं दे पाऊंगा पराग जी, मैंने आपसे 10 मिनट मांगे ही कम है सर। 5 मिनट अगर तो आप आपने मुझे ऐसे 2-3 निकाल दिए, 5 मिनट आपने ऐसे निकाल दिए सर। पराग जी, आपने निकाल दिए। मैंने जब कोई डिबेट बात नहीं, स्टार्ट अभी हुई थी, थोड़ा मैंने सा आप रुक तभी जाइए। सुन लिया फिर था। मैं अगर समय खराब कर रहा हूं आपके साथ तो आप डाउन रहिए थोड़ा सा, मैं किसी और के पास जाता हूं, तब तक आप थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है? पराग जी, आप नहीं रुक पराग जाइए जी, अब मुझे सर, डाउन मैं समय खराब कर रहा हूं ना, करने की- मैं आपका समय खराब कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपनी चर्चा के समय की अहमियत पता नहीं है, इसीलिए मैं समय खराब कर रहा हूं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप समय मैं खराब कर रहा गुस्सा क्यों हो रहे हूं। हैं? अरे जवाब गुस्सा आप नहीं क्यों दे हो रहे हैं, हैं? समय आप मैं नहीं खराब कर चाहते रहा हूं। आप चाहते नहीं मैं हुड्डा जी के बारे में कुछ बोलूं? ठीक है, फिर नहीं चाहते? आप एक काम करिए, आप बोलते रहिए नॉन स्टॉप, मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी इसी तरह के से जब प्रवक्ता कहेंगे कि हमें पूरा समय दिया जाए तो फिर आप बोलिए, कोई आप दिक्कत गुस्सा नहीं। क्यों हो रहे हैं पराग जी? अरे पहले बताइए, मैं गुस्सा नहीं क्या हो रहा हूं, दिक्कत है? आप उखड़े पहले सर, किसी का पहले गुस्सा आप मुझ उखड़े। पे क्यों निकाल मैं रहे आपको हैं? मैं पहले राउंड में आपको 10-15 मिनट का समय नहीं दे पाऊंगा ना। 5 मिनट आपने ऐसे आपसे निकाल दिए, 10 मुख्य सवाल पर आप कब पराग आएंगे? जी, सवाल ये है आपने सर। मुझे आपने 60 सेकंड भी नहीं बोलने दिया। आप अरे 60 सर सेकंड भी आप नहीं घड़ी बोले। देख आपने ली, इतना आप तैयार नहीं कि आप घड़ी को रखकर 60 बैठा सेकंड करिए और टाइम देखिएगा। आप रिपीट टाइम देखिएगा, रिपीट जब डिबेट होगी तो उसमें आप टाइम देखिए कितना समय मैंने आपको दिया है। रिपीट में आप देखिए अब कि आप आपने मुद्दे पर कितना आ समय रहे हैं या खराब आपको किया। बहस करनी है? पराग जी, मुझे पसंद ही नहीं है ना, आप बेफालतू में जब मैं बोल रहा हूं आप इंटरप्ट कर आपको रहे हैं। सर अब मैं क्या करूं आपके लिए, ये बताइए ना, मैं क्या करूं आपके लिए? अब आपको बहस बोलने का कीजिए मौका जैसे दे रहा हूं, आप आप कर छोड़ रहे ही हैं। नहीं रहे हैं मुद्दे को। दर्शक आपको सुन पर्सनल रहे होना है हैं। मुझसे, पर्सनल होना है या मुद्दे पर बात करनी है? आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पहले तो ये पर्सनल होना है बताइए। या मुद्दे पर बात करनी है सर? आप इतना हम आप लोगों का वो थोड़ी सुनेंगे इतनी देर तक। या तो इनको बोलने दीजिए, हमें बोलने दीजिए। पराग जी, आप जिसको बुलवाना है बुलवाइए, जब अरे, आप कहेंगे मैं तब बोलूंगा। मैं आपको बोलने के लिए कह रहा हूं, आप बोल ही नहीं रहे हैं, मैं कैसे कहूं सर? नहीं, चिट्ठी नहीं, लिखूं पराग आपको, जी, व्हाट्सएप पराग करूं, जी, क्या आप करूं मुझे नहीं मैं? कह रहे, आप कह रहे हैं मैं दूसरे किसी प्रवक्ता के पास जाना अरे चाहता मैंने हूं। आपको आप बोला, जाइए। बोलिए। नहीं पराग जी, आप जाइए, मैं बाद में बोलूंगा। कैसे बोलने के लिए कहूं अब मैं आपसे? नहीं पराग जी, ऐसे तो है ही नहीं ना। आप इंटरप्ट का, मेरे को बोलने से पहले आप इंटरप्ट फ्लो तोड़ रहे हैं। सर मैं सवाल तो पूछूंगा। नहीं, अरे नहीं, कैसे आप बोलने सवाल दूं आप भाई, सुनिए। कैसे बोलने दूं? कैसे बोलने दूं सर? मत कह रहा हूं आप मत बोलिए। बोलने दीजिए। अरे बोलिए भाई, बोलिए। ये अच्छा इस तरीके से करना था क्या? ओह, मुझे समझ में आया ये क्यों किया आपने। ठीक है, रजत जी कोई बात आपके नहीं। पास मुझे तो लगता है हो कि सकता है आज के टॉपिक पर कोई जवाब नहीं है, इसीलिए आप भटका रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। आपको बोलना है तो मेरे बोलिए, मैं पास आपको जवाब- समय दे रहा हूं मेरे सर। पास जवाब नहीं होता तो समय क्यों मांगता? आप बोलने दीजिए मुझे। मेरे पास जवाब ना होता तो मैं समय क्यों मांगता? अब मैं मेरे कैसे साथ ये कहूं, चलेगी। अब मैं कैसे पराग कहूं? जी, बोलिए, कैसे कहूं, मेरे कैसे साथ- कहूं सर? मैं मेरे- आपको बोल रहा हूं बोलिए, आप छोड़ ही नहीं रहे हैं, हाँ। आप निजी हो रहे हैं। अरे अच्छा। पराग जी, ये फैमिली ड्रामा क्या शुरू कर दिया आप लोगों ने? अब हम आप लोगों को बात करते रहेंगे। अगर हमें बोलने का ठीक है टाइम हो तो ठीक है, नहीं तो हम सर exit मर्जी कर आपकी, सकते हैं। मर्जी आपकी। चर्चा तो ऐसी होगी ना, एक एक करके सबके पास आऊंगा, सबके पास एक साथ तो मैं आ नहीं जाऊंगा। चर्चा कहाँ हो रही है? ये तो लड़ाई हो रही है आप लोगों की। तो तुम मैं ये क्या है? तो मैं तो आप रजत लोग जी को समय दे रहा हूं, बोल ही नहीं रहे हैं। अब जब तक बोलेंगे नहीं, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? नहीं बोलने तो म्यूट कर दीजिए ना उनका वो माइक, हमें बोलने दीजिए। अब सर उनको बुलाया है, उनसे जुड़ा टॉपिक है, तो उनको कैसे ना बोलने दूं? बोलिए रजत जी, प्लीज बोलिए। बात तो करोगे ना टाइम। हम आप लोगों के यहाँ पे तो मैं सुनने के लिए बैठे हैं क्या? देखिए पराग जी, बड़ा विनम्रता से मैं दोबारा बोलता हूँ। ऐसे भी होता है। अच्छा, आप अब चुप हो जाइए। गुलशाद जी, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राहुल गांधी से सरकारी आवास खाली करवा लिया जाता है, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 1 साल से भी अधिक नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुने जाते, उनसे खाली कराना तो दूर की बात है, जो फाइन फूइन भी लगता है वो भी सरकार माफ करके खुद अपने पल्ले से भरती है।
सबको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा G23 के एक गांधी विरोधी ग्रुप बना था, उसके बड़े सक्रिय नेता थे। बहुत सबने वो दृश्य देखे हैं कि मोदी जी किस तरीके से सब में रुक के सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने घर आने का निमंत्रण देते और साथ में बापू बेटा दोनों थे, दोनों को, दीपेंद्र जी को भी देते। अब बात आती है राज्यसभा चुनाव की, कौन किसके साथ मिला हुआ है। अगर ये सारी बातें नहीं रखी जाएंगी तो जनता को समझ में नहीं आएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद किस किस बलबूते के ऊपर आईएनएलडी को पिछले चुनाव के अंदर बी टीम बोलते रहे। राज्यसभा का चुनाव आता है, 2016 का चुनाव आता है, शाही कांड के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कांग्रेस के कैंडिडेट को खुद हरवाते हैं, भाजपा के कैंडिडेट को जितवाते हैं, और वो शाही कांड होता है और जिसमें खुद वोट भी नहीं डालते, अपना बैलेट खाली छोड़ते हैं। उसके बाद 2022 का चुनाव आता है राज्यसभा का, भाजपा हर जगह अपना पैरेलल कैंडिडेट खड़ा करती है, मगर 22 में जहां दीपेंद्र हुड्डा खड़ा होता है कोई पैरेलल कैंडिडेट नहीं खड़ा करती। कांग्रेस शैलजा जी का नाम भेजना चाहती थी, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने घर के अलावा कुछ नहीं दिखा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे को करा, सेटिंग करी, और बीजेपी ने कोई पैरेलल कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। उसके बाद 2026 का भी का राज्यसभा चुनाव, सबको पता था ये 9 का आंकड़ा, किस तरह ये 9 वोट क्रॉस वोट कर इनवैलिड कर किस तरीके से, ये तो अगर आईएनएलडी लास्ट मोमेंट के ऊपर अगर वोटिंग कर देती तो भी इनका खेल, लेकिन वो 9 किस तरह गायब हो गए। जवाब दे है हुड्डा के पास। ये तो कह रहे थे 37 की जगह हमारे पास 40 वोट आएंगे, कोई जवाब है भूपेंद्र हुड्डा के पास किस और आप बात कर रहे हैं अगर नोटिस आएगा तो उसका जवाब, पराग जी उसको मैं डिस्कस आपकी डिबेट पे करूंगा। आने दीजिए नोटिस, आने तो दीजिए नोटिस, हम देंगे जवाब। जो मैटर अभी कोर्ट में गया नहीं, जो उसका कोई पॉइंट हमें नहीं पता, तो ये आप जिस बात की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी, जब ये 4 शीट इंडियन नेशनल लोकदल ने लगभग 400 पेज की, 350 पेज की 4 शीट उस समय के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी को 2014 के अंदर, 16 अगस्त 2014 के अंदर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये गलत थी तो तब क्यों नहीं गए। 2014 को हमने सारी के सारी चीजों के सबूत, इसके आगे आपने मुझे टोक दिया, अगर मैं आगे आप मुझे सुनते तो मैं आपको बताता। अगर ये चीजें झूठी थी तो आज तक सर इसके सुन रहा हूं केसेस मैं, आप कैसे चल रहे बताइए, हैं? पूरा बताइए, मैं आपको पूरा सुन रहा हूं। हाँ, आप अब मैं जो बोल रहा था उस समय, ना केवल आईएमटी माने सर, ना केवल जो पंचकुला का मामला था इंडस्ट्रियल प्लॉट का, एजेल वाला मामला, फिर आपकी भाजपा ये सरकार ही गई है ना सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ, अंबाला का मामला है, सोनीपत का है, रिलायंस का जो एससीजेड का स्कैम है, केओडी का सेक्टर 29 का स्कैम है, वजीराबाद का जो 2009 का डीएलएफ का वाला जो लैंड डील है, फिर राजीव गांधी ट्रस्ट जो उलावास का है वो उसके अंदर घपला है, रोहतक के अंदर घपला है, कुरुक्षेत्र का है, सेक्टर 58-65 का है। उसके बाद नौकरियों के लिए आपको भी ये तो इससे तो कोई छुपी बात नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतने ही, और खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने, खुद नायब सैनी जी का जब मीडिया ने उनसे प्रश्न किया तो खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान है कि हाँ, कांग्रेस के कुछ इशारों में हुड्डा की तरफ ही उनका इशारा था। जब सवाल को सुनिए आप, मीडिया ने क्या किया था, और खुद नायब सैनी जी ने क्या कहा कि हाँ, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मेरी मदद की है सिलेक्शन के अंदर। और आप मुझे बताइए कि जब सभी लोग कह रहे थे, पत्ता पत्ता बोल रहा था कि हाँ इस बारी कांग्रेस की सरकार आएगी, तो क्या कुलदीप शर्मा ने जो बयान दिया वो गलत दिया कि लोग तो 75 सीट, 65 सीट, 80 सीट देना चाहते थे, मगर कुछ लोग 40-45 के ऊपर जाना नहीं चाहते थे। ये कुलदीप शर्मा कांग्रेस के हैं या आईएनएलडी के हैं? क्या ये जो शैलजा जी बोलती हैं, रणदीप सुरजेवाला के बयान है, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान है, ब्रिजेंद्र सिंह के बयान है, ये किस वजह से? अब आप मुझे बताइए, रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस की मीटिंग में क्या बोला? कांग्रेस की मीटिंग में रणदीप सुरजेवाला ने बोला, वोट परसेंटेज से कुछ नहीं होता, एमएलए चाहे 46 या 47 आए, सरकार बनने से मतलब है। जब इस बारी आपको सारे सर्वे, सारी रिपोर्ट बच्चा बच्चा बोल रहा है, तो कांग्रेस हारी कैसे? किसकी सेटिंग से हारी? क्या अंडर द टेबल डील हुई? किस पे दबाव था? क्यों पैरेलल कैंडिडेट्स खड़े किए गए? क्यों कांग्रेस के गलत टिकट वितरण हुआ? क्यों जब पता था कि ये हारेंगे उनको टिकटें दी गई? अब आप बताइए कौन है आज? यथास्थिति क्या है? क्या कांग्रेस सत्ता में? क्या कांग्रेस की सरकार बन गई? क्या 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बन गई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो 5 एमपी भी हरवाए जानबूझ के टिकटें गलत दी गई।
अब आप बताइए, खेल सारा का सारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी का है, और बीजेपी का देखो मिर्ची किसको लगती है, कौन किसको दिक्कत होती है? बयान देती है भाजपा की प्रदेश अध्यक्षा, हम एफआईआर दर्ज कराते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई जाति विशेष के बारे में कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, बजाय तो करने के इस बात के अंदर वो कहते हैं कि हाँ नहीं, हम तो इनेलो के खिलाफ देंगे। आप दीजिए, जब आएगा देंगे जवाब, क्या दिक्कत है? आप दे तो दीजिए, आने तो दीजिए उसको, जो चीज पटल पे नहीं है, जो सामने नहीं है, जब आएगी देंगे जवाब, क्या दिक्कत है? प्रूफ भी करेंगे, पहले भी दे रखे हैं, आगे भी दे देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, गुलशाद जी जी। तैयार हैं, अभय जी, अब वो कह रहे हैं कि आने दीजिए जवाब, नोटिस आने दीजिए, हमारे पास जवाब तैयार है, हम उसका बाकायदा जवाब भी देंगे। छोकर जी को नहीं पकड़ा क्या ईडी रेड्स के अंदर? कम ने तो पे केस गुलशाद चल जी, रहे हैं इनके ईडी के, आप ये आवाज आ देखिए रही है ना पराग आपको? जी। गुलशाद जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी। गुलशाद जी, अभय चौटाला जी कह रहे हैं और रजत जी ने भी कहा कि नोटिस आप भेजिए, क्योंकि जो तमाम सारी बातें बताई हैं रजत जी ने, उन्होंने कहा कि कोई एक मामला नहीं है, ये पूरी एक चेन है, और उन्होंने पूरी कहानी आपके सामने पेश कर दी है। वो कह रहे हैं कि सेटिंग का खेल तो हुआ है। पराग जी, मेरे साथी प्रवक्ता रजत पंजेटा जी जो कि आईएनएलडी को रिप्रेजेंट करते हैं, काफी सुलझे एक तरह से प्रवक्ता हैं, लेकिन आज ये जो बातें कर रहे हैं मुझे लग नहीं रहा कि ये इस टाइप के हैं भी या इस टाइप की बातें कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, अभय चौटाला जी एक मतलब पॉलिटिशियन की बजाय एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भी कांग्रेस के जितने भी सीटिंग एमएलए थे उनकी सीटें एक तरह से हार में थी, और उसके बावजूद वहां पर उसको अमित शाह ने बुला लिया। तो अमित शाह ने कहा कि भाई इनकी सबकी टिकट कराओ, फिर वो राहुल गांधी से मिले। तो मुझे ये नहीं पता कि इनके पास ये कौन सा सोर्स है। फिर कह रहे हैं पर्चा दर्ज हो गया, अगर कोई ऐसा पर्चा है, कोई ऐसी एफआईआर है तो दिखाइए रजत पंजेटा जी आप। दूसरी बात, अमित शाह को मिलने का कोई विजिटिंग अपॉइंटमेंट हो, कोई उसके घर की कोई सीसीटीवी फुटेज हो, तो आप ऐसी बातें करने से पहले, चलो अभय चौटाला जी तो मानते हैं कि भाई जैसे हैं वो तो सब जानते हैं उनको तो, लेकिन रजत जी आप भी बिना आंकड़ों के और बिना एक तरह से किसी एविडेंस की ऐसी बातें करना, वो भी चैनल पर बैठ करके, तो मुझे तो लगता नहीं कि ये बात सही है। और दूसरी बात, अमित शाह को मिलने का या नहीं मिलने का, तो इनके पास ये सोर्स कहां से आया? इसका मतलब क्या बीजेपी में इनकी साठगांठ है? अब एक बात बताइए, क्या नाम है पराग जी, अगर मैं आपसे मिलता हूं और मैं ही आप किसी को इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करूंगा तो कैसे पता लगेगा, ये बताइए आप। क्योंकि हुड्डा साहब तो बताएंगे चौटाला साहब को जाके कि भाई मैं उनसे मिल गया अमित शाह से, और मैंने पार्श्वनाथ बिल्डर के बारे में बता रहे थे भी ये पार्श्वनाथ बिल्डर से इनका साठगांठ है और इनकी साझेदारी है। तो कोई पार्टनरशिप डीड ऐसी कोई प्रेजेंट कीजिए आप लोग। तो आप लोग बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों के, बिना फैक्ट के बात करोगे तो उसके लिए आपको डेफेमेशन सूट आपको फेस करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? तो फिर ये कह रहे हैं कि भाई एक बार नोटिस तो आने दो फिर देखूंगा। क्या आप लोगों ने जेबीटी घोटाला देखा नहीं है? आप लोगों को अभी तक भी इस बात से अकल नहीं आई है? आप लोग सोचते थे कि हरियाणा को आप लोग एक ऐसे तरीके से चलाओगे जैसे राजशाही है। आपने क्या किया? रजनी शेखड़ी विद्याधर जी को क्या बोला था, जो कि ब्यूरोक्रेट थे, आईएएस थे, उनको बोला भाई जो लिस्ट मैंने बनाई है ना इसको पास करके लगा दो। लेकिन ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी भी है और यहाँ पर जुडिशरी भी है, और उसका असर देखा आप लोगों ने। आपको कहीं से भी एक तरह से आपके जो लीडर हैं, कहीं से भी आपको अगर कहीं रिलीफ मिली हो, आप ये कह सकते थे कि राजनीतिक प्रेरित है। अगर राजनीतिक प्रेरित होता जुडिशरी आपको रिलैक्स देती, चाहे वो आपको सेशन कोर्ट में देती, चाहे हाई कोर्ट में देती, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कहीं पर भी रिलैक्स नहीं मिला। अगर मानते कि भाई चलो कांग्रेस ने किया है तो फिर भाजपा की सरकार में क्यों होती है आप लोगों के साथ में? तो उसमें क्या था, इतने जबरदस्त एक तरह से उसमें फैक्ट और एविडेंस थे कि चौटाला साहब जो हम मरहूम है, स्वर्गीय है हमारे लिए, तो उनको कहीं पर भी रिलीफ नहीं मिला। और इनकी जबान जो है ना भूपेंद्र चित्राभय चौटाला जी की, अभय चौटाला की जबान ने एक परिवार के ऐसे टुकड़े कर दिए। वरना पिछली बार, इससे पिछले इलेक्शन में इनके भी सरकार के करीब थे। तो दूसरों के घरों में झांकने से पहले अपना घर सुधारिए। और ये आईएनएलडी के जो एक तरह से इतने बोलने वाले लीडर हैं, संपत सिंह, तो ये कह रहे हैं, संपत सिंह पूछ रही है कि भाई कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, कांग्रेस ने बिजली के उसके बारे में नहीं किया। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी है क्या संपत सिंह के प्रति? कोई संपत सिंह हमारा रिजेक्टेड माल है, हमने पार्टी से निकाला है उसको। वो हमारे से टिकट मांग रहा था, हम नहीं देते उसको टिकट, क्योंकि उसकी कैपेबल ही नहीं है वो। दूसरा, उसकी रिलायबिलिटी नहीं है, कभी यहाँ कभी यहाँ, तो वो तो थाली का बैंगन एक तरह के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं भाई लूट खसोट,
लूट खसोट भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं की। आप लोगों ने थानों को लूटा, आप लोगों ने तहसीलों को लूटा, आप लोगों ने आम जन को लूटा है। ये आप लोग देखते हैं कि पहले ये सभी प्रशासन के अंदर एक वो थी चौटाला साहब की सरकार में कि भाई शाम को इतने पैसे हमें थाने में से वहां देने पड़ते हैं, तो आप लोग तो इतने छोटे लेवल पर, और अभी कह रहे हैं भाई हुड्डा साहब ने बहुत सारे घोटाले किए हैं, तो 12 साल से बीजेपी की सरकार है, करिए ना हमारे खिलाफ कोई मुकदमा, एक तरह से सजा के 12 साल में क्या हमें सजा नहीं हुई? एजेएल में हमें क्लीन चिट मिल गई है, आईएमटी मैनेसर में हमें क्लीन चिट मिल गई है। और दूसरी बात अभी कह रहे हो आप ये भाई सोनीपत में कोई एफआईआर नहीं हुई, ना सोनीपत में कोई ऐसा मुकदमा हुआ। तो ये लोग क्या करते हैं, ये बिना बेबुनियाद बातें करते हैं। ये इस पार्टी का जो दिक्कत है ना, अभी आप लोगों ने देखा अभय चौटाला जी के पुत्र ने क्या किया, अभी डीसी एक तरह से रोहतक के साथ में क्या व्यवहार किया। तो ये लोग एक तरह से अनसिविलाइज्ड लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि डेमोक्रेसी क्या होती है, क्योंकि इनकी आंखें खुली चौधरी देवीलाल जी के चौटाला साहब के टाइम में। तो ये क्या करते थे, हरियाणा को अपनी एक तरह से बपोती समझते थे और ये डिक्टेटर के रूप में काम करते थे। इनको ये नहीं बताता था कि आईएएस क्या है, और एमएलए को उठा करके ले जाते थे भाई जहाज में, उनके हाथ तोड़ के फेंक देते थे। तो ये लोग ऐसे काम करने वाले लोग हैं। भूपेंद्र हुड्डा जनमानस का लीडर है और हरियाणा के अंदर उससे मैसिव लीडर कोई नहीं है, ना ही नायब सैनी है, ना ही मनोहर लाल खट्टर है, और अभय चौटाला की तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। भूपेंद्र हुड्डा एक ऐसा नेता है जनता का, वो 10 दिन के नोटिस पर रामलीला ग्राउंड, कितना बड़ा ग्राउंड है, उसको ऊपर नीचे भर देता है। तो ये भूपेंद्र हुड्डा की छाप है। और रही बात इलेक्शन जीतने ना जीतने की, आप लोग देखिए वोट चोरी से सरकार बनी है, जनता का जनमत चुराया है। मैं हमारे जो एक तरह से हमारे राहुल गांधी जी हैं जो हमारे एलओपी हैं, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है कि भाई आप लोग देखिए ब्राजीलियन मॉडल को यहाँ पर हमारे वोट डलवाया है, और कितने उस पर ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किया उन्होंने। और अगर हमारा हाईकमान इस बात को सोचता कि भाई भूपेंद्र हुड्डा ने हमारे साथ में कोई भी ऐसा सेटिंग की है, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी क्यों उनको अपने पास में रखते। राहुल गांधी जी आज के टाइम में कोई भी अगर ऐसी काम करता है, कोई भी अगर पार्टी के खिलाफ चलता है, तो उसके खिलाफ वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। और इसका उदाहरण आपने राज्यसभा की बात कर रहे थे मेरे साथी पंजेटा जी, हमारे जो एमएलए थे जिनके खिलाफ सबूत थे, हमने उनको उसी टाइम निष्कासित किया है। दूसरी बात ये कह रहे कि 9 एमएलए नहीं थे, 5 एमएलए के खिलाफ किया था। पंकज अग्रवाल जो आईडीएफ के फर्स्ट घोटाले के जो आरोपी थे, उनके साथ में भाजपा ने डील की हुई थी कि भाई 5 उनको कैंडिडेचर को वो कर दो रद्द, और उन्होंने कर भी दिया था। लेकिन हमारी पूरी टीम भूपेंद्र हुड्डा था जिसमें दीपेंद्र हुड्डा और थे जो भी थे साधीलाल बत्रा जी, सब लोगों ने पूरी मेहनत की। और रात को ही हमने एक तरह से चुनाव आयोग को घेरा वहां पर 12-1 बजे दिल्ली के अंदर, तब जाकर हमारी 5 वोट वैलिड हुई। और आप लोग तो 3 बजे तक डील करते रहे। आप लोगों ने देखा अगर 9 वोट अगर इनकी बैक में आ जाती है तो हम वोट डाल देंगे बीजेपी के पक्ष में। आप लोग बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हो पंजेटा जी। तो अपने गिरवान में जाके पहले भूपेंद्र हुड्डा सिंह जैसे एक तरह से अगर कोई विपक्ष है ना हरियाणा के अंदर, तो भूपेंद्र हुड्डा है। और भूपेंद्र हुड्डा के बारे में अब आप लोग डिफेमेशन झेलना और आप लोगों को बताते हैं कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता। और सेटिंग की बात देखिए, आपने 2 सीटों पर गोपाल कांडा का वक्तव्य सुनिए कि आपने सिरसा के अंदर और उसके अंदर 2 सीटों पर मनोहर लाल खट्टर ने आपको सपोर्ट किया है। ये आपकी सेटिंग अभी तक, मैं आपको गोपाल कांडा की अभी डिबेट वो सुना देता हूँ आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आप लोगों की सेटिंग ये है। और कार्तिकेय शर्मा भाजपा समर्थित को वोट किसने डाला था? अभय चौटाला ने डाला था। ठीक है, चलिए मैं प्रियदर्शनी, ठीक है, बीजेपी भी चूंकि, ठीक है सर गुलशाद जी, के अंदर हमेशा सवाल पूछते हो। आपका गुलशाद जी एमएलए है ना, ठीक है, वो भी हमेशा कांग्रेस से सवाल पूछता है। ठीक है गुलशाद, ठीक है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो आप लोगों की है ना भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हो। ठीक है सर, और हमारे भूपेंद्र हुड्डा के बारे में ऐसी बातें करते हो। ठीक है गुलशाद जी, हो गया सर, हो गया। माहौल में भी आप देखिए, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार बनने वाली थी, वहां नहीं बन पाई। गुलशाद जी, गुलशाद जी, हो गया सर, ठीक है। मैं आऊंगा रजत जी, चूंकि बीजेपी सीधे जुड़ी हुई है इस पूरे मामले से, जो प्रियदर्शन जी का रिएक्शन भी जरूरी है, उनसे मैं रिएक्शन ले लूं, फिर एक बार अरविंद जी से, फिर मैं रजत जी आपके पास आ रहा हूं। प्रियदर्शनी जी, कैसे देखें हम इन आरोप प्रत्यारोपों को? चूंकि गुलशाद जी तो कह रहे हैं कि बी टीम इनेलो है, लेकिन कैसे अभय चौटाला जी ये गंभीर आरोप लगाया और कहा कि ये सेटिंग से सारी चीजें हुई हैं। एक बड़ी ही मशहूर कहावत है पराग जी कि चेहरे पे गंदगी थी और मैं पूरे तमाम उम्र शीशा साफ करता रहा। धूल चेहरे पे थी, तमाम उम्र में शीशा साफ करता रहा। यही हाल है इनेलो का भी, यही हाल है, यही हाल। देखिए, मैं किसी की डिबेट पे बोलती नहीं हूँ, मुझे लगता है कि हमें इतना डेकोरम मेंटेन करना चाहिए प्लीज।
देखिए, सबसे बड़ी बात, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अभी मैंने सारे दोनों प्रवक्ताओं की बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनी। एक निष्क दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक सोचने वाली बात है। और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता जो है वो पॉलिटिकली, मैं हमेशा बोलती हूं कि हरियाणा की जनता जो है वो बड़ी ही पॉलिटिकली अवेयर जनता है। आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते हैं। कैसे है पॉलिटिकली अवेयर? हुडा साहब ने, जब राज्यसभा के चुनावों की ये दोनों डिस्कशन कर रहे थे, हुडा साहब ने बाकायदा अभय सिंह चौटाला को फोन किया और बोला कि आप इसमें पार्टिसिपेट ना करें। और उसके बाद मजेदार बात है कि उन्होंने राज्यसभा के चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब ये बताइए कि ये क्या है नहीं चोर चोर मौसेरे भाई? आप ये बताइए, इससे बड़ा उदाहरण और लेटेस्ट उदाहरण हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, ये आरोप लगा रहे हैं कि हुडा साहब और अमित शाह जी की मीटिंग हुई। पहली बात, आदरणीय अमित शाह जी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो छुप छुपा के कहीं मिलेंगे, ना ही आदरणीय हुडा साहब ऐसा कोई चेहरा है जो कहीं छुप छुपा के मिलेंगे और किसी को पता नहीं लगेगा। कोई भी आरोप लगाने से पहले क्या तथ्य है आपके पास? क्या कोई फोटोग्राफ है? क्या कोई सबूत है? सिर्फ हवा हवाई की मनोहर कहानी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कहानियां सुन के हम रह जाएंगे? ऐसे तो नहीं चलेगा। दूसरी बात, मैं रजत जी की बात, उन्होंने शुरुआत इसी से ही की थी, इसी बात से की थी। अर्चना जी के ऊपर आरोप लगाया इन्होंने। आदरणीय अर्चना गुप्ता जी हमारी प्रदेश अध्यक्षता, उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने एक पर्टिकुलर किसी वर्ग पे कटाक्ष किया है। अर्चना गुप्ता जी का भी इस पे स्टेटमेंट आया है। उन्होंने खुद कहा है कि मैं उस वर्ग की बेटी हूं, मैं कैसे आरोप लगा सकती हूं? मैं कैसे आरोप लगा सकती हूं? दूसरा महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने किसी जाति विशेष पे बात नहीं की थी, जो वर्ग की बात की थी उन्होंने, क्योंकि ये क्लैरिफाई करना जरूरी है। झूठे आरोप लगाना या फॉल्स नैरेटिव फैलाना इन लोगों की पुरानी आदत है। पराग जी, उन्होंने साफ बोला था कि जो कुर्ते पैजामे में खोटी में जो रख देते हैं और उसके बाद वो अपनी दलाली करते हैं, उन नेताओं को सबक सिखाने का मौका आ गया है। अब वो नेता तो कांग्रेसी और इनेलो वाले ही थे ना, क्योंकि इनके समय में तो पर्ची और खर्ची चलती थी, इनके समय में डकैती चलती थी। जनता पार्टी के समय पे तो नहीं चल रही है। कल ही मैं एक डिबेट पे बैठी थी और बाकायदा मुझे बड़ा गर्व हुआ ये आंकड़ा पेश करते हुए कि आज बेरोजगारी में हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। 11%, 11% पराग जी, आज बेरोजगारी कम की है हमने हरियाणा से। हुडा साहब ने बेरोजगारी दी, गुंडागर्दी दी और सिर्फ अन्याय किया। और कांग्रेसी, पहले तो मैं बताऊं, देखिए कांग्रेसियों को खुद पे काम करने की आवश्यकता है। इनकी मीटिंग होती है प्रभारियों की, चेयरों को लेकर लड़ाई करते हैं ये लोग, कौन आगे बैठा कौन पीछे बैठा। प्रभारी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको थेरेपी करवानी पड़ती है। ये इनके हाल हैं। आप ये देखिए ना, ये अपने ही एमएलओ को, अपने ही एमएलए जो इनके 5 एमएलए, गुलशाद जी बीच में नहीं सर, गुलशाद जी बीच में नहीं, गुलशाद जी पराग जी कंप्लीट कर दूंगी। प्रियदर्शनी जी आपको सुन रही थी, पूरा आप भी सुन लीजिए प्लीज। और वो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके बाद उन्हें, जिसको कहते हैं, इन्होंने सस्पेंड कर दिया उन बेचारों को। और जो असली गुनाहगार है वो अभी भी हुडा एंड कंपनी के साथ है, जो एक्चुअल में असल गुनाहगार है। अब किसी निर्दोष व्यक्ति पे अगर नाम लगा दोगे तो भाई वो तो फिर रिबेल करे, मतलब ना आपके एमएलए साथ में। मैं तो कांग्रेस के अपने साथी प्रवक्ता बड़े भाई से पूछना चाहती हूँ, आपके पास एमएलए कितने, पहले ये बताओ मेरे को, एमएलए कितने? 28 है या और कोई नंबर है, या ये 5 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, जब इनके पास ना नंबर है। दूसरी बात, ये ऑडियो बहुत वायरल हुई थी ये, और मैं साउथ हरियाणा से आती हूँ, ये ऑडियो पूरे साउथ हरियाणा में वायरल हुई थी। हुडा साहब अपने ही कैंडिडेट को हराना चाहते पराग जी। वो चाहते थे कि उनके 14 कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद ही हार जाएं चुनाव। क्यों हार जाएं? क्योंकि अगर ज्यादा एमएलए हो जाएंगे तो उनका सीएम बनने का सपना खत्म हो जाएगा और ये एमएलए पावरफुल हो जाएंगे। जो अपने ही घर में आग लगा रहा हो उसको किसी पराये व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पे मैं आती हूं।
भारतीय जनता पार्टी को ना किसी ये ए टीम की जरूरत है ना बी टीम को। इनसे अपना घर नहीं संभाल रहा, हमारा घर क्या संभालेंगे। हमने तीसरी बार सरकार जो बनाई है, जो कि हरियाणा के इतिहास में एक बहुत बड़ा हमने लैंडमार्क किया। आज तक किसी भी पार्टी ने तीसरी बार सरकार नहीं बनाई है। आज इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को, खट्टर साहब को, जो खट्टर साहब के काम करने की शैली थी, उसके बाद आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने उसको बढ़ाया। संगठनात्मक स्ट्रक्चर को आज कोई भी हमारे चैलेंज नहीं कर सकता है। हमारे पन्ना प्रमुख से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक हम सब टिफिन बैठक करते हैं। इनके यहाँ कितनी टिफिन बैठक होती है? टिफिन बैठक का मतलब ये नहीं होता है कि लोग अपने घर से लाए, पकवान लाए और खाए। टिफिन का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे के साथ चीजें साझा कर रहे हो। जब आप अपने कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता समझोगे, लेबर नहीं समझोगे, तो कार्यकर्ता आपसे कनेक्ट करेगा। यही बात ये समझ नहीं पाए। अरे अपने दुश्मन से भी अगर कोई व्यक्ति कुछ समझ सकता है तो समझ ले। मुझे लगता है कि इनको यही नहीं समझ में आया। हुड्डा साहब खुद करप्शन के केसेस में हैं, पूर्ण रूप से उनको भी क्लीन चिट नहीं मिली है। इनको क्या लग रहा है, बापू बेटे को, इनको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को कैप्चर करके रखो हरियाणा में। और जिस राहुल गांधी की ये बात कर रहे हैं, वो एक नॉन सीरियस एंड नॉन परफॉर्मिंग नेता है। उनको कौन सीरियसली लेगा? उनको कौन सीरियसली लेगा? जब उनके पार्टी के लोग ही नॉन सीरियस नेता बोलते हैं। गुलशाद जी रुक जाइए सर। गुलशाद जी एक बहुत बड़ा नाम है पार्टी गुलशाद का। जी ठीक है। गुलशाद जी शकील आपको अहमद एक मौका माइनॉरिटी के एक बड़े नेता है, मंत्री भी राहुल रहे गांधी के हैं। बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो सुनेंगे। गुलशाद जी रुक जाइए अभी। गुलशाद जी रुक जाइए अभी। गुलशाद अली जी रुक जाइए सर। वेणुगोपाल जी को ये नहीं मालूम है ठीक कि है। उत्तर प्रदेश में इनके पास कितने एमएलए के हैं। रूप में काम किया। चलिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। ठीक है प्रियदर्शनी जी आपका हो गया। अपनी डिबेट जारी रखिए, फालतू बात नहीं मैडम। प्रियदर्शनी जी आपने भाई साहब, कंप्लीट कर धमकी लिया। तो नहीं चलेगी। धमकी प्रियदर्शनी तो मत जी दो आपने आप। कंप्लीट कर लिया। निजी मर्यादा मत में होइए रहो, प्लीज। आप मैं भी दोनों मर्यादा से में रहो, रिक्वेस्ट मैं कर भी रहा हूँ। मर्यादा में हूँ। प्लीज धमकी मत प्लीज दीजिए। प्लीज निवेदन कर रहा हूँ दोनों मर्यादित से। बात करिए। ठीक है निजी मत होइए। गुलशाद जी आप भी और प्रियदर्शनी प्लीज। आपको प्रियदर्शनी निजी जी होने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक आपके है। बारे में एक शब्द नहीं बोला, तो आपको भी मेरे को इस तरीके से इस शब्दावली का ठीक है। उपयोग एक महिला के लिए मत ठीक करिए। है चलिए ठीक कि है आप अपने घर में महिलाओं ठीक को है। ऐसे ही बात गुलशाद करते जी हो। गुलशाद जी गुलशाद अली जी गुलशाद अली जी आप बात को क्यों बढ़ा रहे हैं सर? गुलशाद जी बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? गुलशाद जी बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? प्रियदर्शनी जी ठीक है। घर में भी महिलाओं से निजी मत होइए आप लोग। निजी मत होइए। खत्म करिए आप। खत्म करिए। प्रियदर्शनी जी प्रियदर्शनी गुलशाद जी मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूँ प्लीज ऐसा बोल रही हूँ। प्लीज प्लीज निवेदन कर रहा हूँ दोनों से निजी मत आई होइए। विल नॉट। ठीक है अब वो शांत अब वो शांत है। आप भी चुप रहिए प्लीज। प्रियदर्शनी जी आपने कंक्लूड कर लिया अपना? प्रियदर्शनी जी आपका कंप्लीट हो गया? जी जी ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं और निजी मत होइए एक दूसरे के बीच में प्लीज मत बोलिए। रविंद्र मलिक जी आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया और प्रियदर्शनी जी को भी आपने सुना। अब कैसे देख रहे हैं इन आरोप प्रत्यारोप को? आवाज आपको ऑडिबल हूं मैं? हाँ आपकी आवाज आ रही है। देखिए आप ये जो फिलहाल जो भी टाइमलाइन देखिए, जो अभय चौटाला जी ने जो अभी बयान दिया और उस पे हुड्डा साहब का रिएक्शन आया कि हम इसमें डिफेमेशन में जाएंगे, सिविल और आपराधिक दोनों तरह के मामले हम कोर्ट में इस तरह से हम इसको पेश करेंगे मामले को। लेकिन अब ये टाइमलाइन आप देखिए, अक्टूबर 2024 में चुनाव हुआ था और करीब करीब 2 साल होने वाले हैं। तो अगर अभय चौटाला जी को पहले से ये चीजें पता थी और कब टिकटें वितरण हुआ था और कब वो मिले थे, तो इसमें 2 साल इतना समय उनको क्यों लगा? और इसका आधार क्या है? क्या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑथेंटिक चीजें उनके पास? वो तो खैर बाद में पता लगेगा जब नोटिस में लिखा क्या होगा। तो एक तो टाइमलाइन समझ से परे है कि 2 साल होने के बाद चुनाव हो चुका है और अभी इलेक्शन में आप 2.5-3 साल का समय है। तो ये चीजें तब मानी जा सकती है, कोई औचित्य थोड़ा बहुत बनता है राजनीतिक रूप से। अब चूंकि अब इस तरह की चीजें नहीं है तो थोड़ा भी जब जो नोटिस सर्व किया जाएगा हुड्डा साहब के द्वारा अभय को, और उसमें पता लगेगा क्या भाषावली और किसके क्या क्या चीजें हो, ये जवाब में क्या कहेंगे उसके। अब दूसरी बात देखिए, एक जो राजनीतिक पूरा मामला है इसमें एक तरह से आप ये देखिए, पिछले कुछ समय में 4-5 लीडर्स द्वारा नोटिस भेजे गए डेफेमेशन का या अलग तरह के हैं। जैसे रेखा शर्मा जी को सांसद उनको भेजा गया था, अभी अर्चना गुप्ता जी के खिलाफ FIR के लिए गए थे संपत सिंह। इसके अलावा आप राम कुमार गौतम को लीगल नोटिस भेजा गया था इन लोग, और जेजेपी द्वारा खुद अपने ही परिवार यानी चाचा के लड़के जो हैं कर्ण को भेजा गया था। तो इनका ये बाद में आपस में मान मनोल करके मामले सुलटा लिए जाते हैं फोन पर या उस तरह के। आपने देखो इन चीजों का कोई लगता नहीं मेरे को कि ये कोर्ट में जाएंगे और ये मेरे हिसाब से मामला बाहर की बाहर ही खत्म हो जाएगा।
जैसा मेरा मानना, तो जो पिछले मामलों को देखते हुए तो पॉलिटिकल ये चीजें चलती हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि जो हरियाणा की पॉलिटिक्स है, भाजपा फिलहाल फ्रंट पर है। 12 साल से कांग्रेस बाहर है सत्ता से, और करीब 22-23 साल इनेलो को हो गए लगातार हाशिए पर है। हालांकि 2 एमएलए हैं उसके विधानसभा में, एक तरह से उपस्थिति है, लेकिन अब देखिए जो पार्टी 22 साल से बाहर है और दूसरी 12 साल से बाहर है, और अब जो मुख्य लड़ाई दोनों के बीच है ना, आप मुख्य विपक्षी दल की फिलहाल कांग्रेस बेशक 37 है, जो 5 उनके जो है बागी कहे जा रहे हैं। जैसे महोदया कह रही थी कि पार्टी के टोटल कितने सवाल खड़े कर रही थी उस पर, तो बात ठीक है, पार्टी में फूट और ये सब चीजें लगातार हैं, लेकिन अब मुख्य लड़ाई जो दोनों दलों में है ना, जेजेपी बिल्कुल एक तरह से राजनीतिक हाशिए पर है, कोई एमएलए नहीं है, तो इनेलो की कोशिश है कि किसी तरह से आने वाले चुनाव से पहले एक कांग्रेस के विकल्प के रूप में आगे खुद को लाया जाए। और आप ये देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, और मुख्य केंद्र बिंदु उसमें हुड्डा ही रहते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे उसमें इनेलो हो, क्योंकि फिलहाल उनका विकल्प विपक्ष के रूप में भाजपा बनना, इनेलो बनना चाह रही है। तो अभय सिंह चौटाला की कोशिश है कि किसी तरह से एक जो उसका पार्टी का वोट कैडर है उसको तो मजबूत किया ही जाए, साथ में जो किसी तरह से कांग्रेस के जो मतलब एक तरह से जो पार्टी से या हुड्डा साहब से या अन्य नेताओं से खुश नहीं है, उनको अपने पाले में लगकर पार्टी को मजबूत किया जाए। तो मेरे हिसाब से सारा जो मामला फिलहाल यही है कि चुनाव जो आगे आएगा उससे पहले इनेलो अपने आप को मजबूत करे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विकल्प के रूप में अभय सिंह चौटाला खुद को मजबूत करना चाह रहे हैं। और जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा भी इस पूरे मामले को कैश कर रहे हैं, कोई कसर बाकी थोड़ी छोड़ रही है। आप देख लीजिए, जो 5 कांग्रेस के जो सस्पेंड किए गए अनुशासन कमेटी के द्वारा राज्यसभा प्रकरण के बाद, इन्हें भाजपा लगातार उनको सरकारी कार्यक्रम में तरह से मुख्य अतिथि, बतौर मुख्य अतिथि बुलाकर उनको एक सम्मान भी दे रही है। तो भाजपा तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, और अभी इलेक्शन में कोई नजदीक भी नहीं, तो भाजपा के हिसाब से फ्रंट फुट पर है ही है और मुख्य दल के रूप में सबके सामने है पिछले 12 साल से। अब ये इनेलो के लिए एक थोड़ा सा मुश्किल समय है कि किस तरह से 2 से आगे बढ़ा जाए। डबल कभी कितनी बार सत्ता में रही जो पार्टी, और अब वो 2 अंक पर सिमट गई है, और हुड्डा साहब कद्दावर नेता होने के बावजूद, और ये सब इतना सब कुछ पार्टी के पास था, सरकार बनते बनते रह गई। अब वो पैर लकीर पीटने वाली बात है, और आप सर क्या उसमें दोष दे लीजिए, सॉरी ये इसका जो आपने बताया कि जो वोट कटरी का मामला चल रहा है, फिर आप ईवीएम और ये चीजें आप कुछ भी कहते रहिए ना, तो आप सरकार बना पाए, और एक तरह से आपकी गुटबाजी जो है कांग्रेस की वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो ये तमाम पहलू हैं, और इन पहलुओं को देखते हुए फिलहाल जो नोटिस का मामला है, हुड्डा साहब ने जो कहा, ये देखना होगा कि इसकी भाषा वाली किस तरह की रहती है, और उसमें अभय चौटाला क्या जवाब उसमें देंगे। ठीक है रजत जी, रखिए अपनी बात, और चूंकि हम आखिरी पड़ाव में, तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा छोटा छोटा बोले। देखिए पराग जी, पहली बात तो यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा कि हुड्डा जी हुड्डा जी ने तो बताया नहीं, तो अभय सिंह जी को पता कैसे चला कि मिलकर आए। और दूसरा भी भाजपा की प्रवक्ता ये कह रही थी कि हुड्डा जी ने अभय सिंह जी को फोन किया कि वोटिंग के टाइम पे मत आना। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि भाई ये बहुत देर तक बैठे देखते रहे, और ये तो भाजपा को जितवाना चाहते थे। अगर हम भाजपा को जितवाना चाहते तो हम वोट करके आते भाजपा को, पहले तो सोच समझ के बोला कीजिए। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिली हमारे के अंदर, गुलशाद जी मैं आऊंगा। देखिए हम फाइनल, गुलशाद जी हम फाइनल राउंड में चल रहे हैं, ऐसे समय खराब होगा, मैं एक एक करके सबको मौका दूंगा, लेकिन अभी रुक जाइए। पराग जी, जो मैंने आपको इतने सारे केसेस बताए, ये अकेले ये केसेस नहीं थे कि किस तरीके से सीएलयू बेचे जाते थे। सीएलयू के लिए मशहूर थे, बिल्डर्स के साथ सांठगांठ करके मशहूर थे, और हमने विधानसभा के पटल के ऊपर इनके प्रदेश अध्यक्ष जो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे, राव नरबीर, और एक फौजी जी विधायक थे उस वक्त, विधानसभा के पटल पे स्टिंग ऑपरेशन उसकी सीडी दे रखी है, किस तरीके से खेल खेला जाता था, बिल्डरों के साथ सांठगांठ, बिल्डरों के साथ मिलकर किस तरह सीएलयू बेची जाती थी। हम तथ्यों के बिना बात नहीं करते। दूसरी बात, यहां पर यह बोली गई कि जेबीटी टीचर, अरे भैया जेबीटी आपने नाम ले दिया, आपने रजनी सेकड़ी सिब्बल का नाम ले दिया। आपको पता नहीं रजनी सेकड़ी सिब्बल, कपिल सिब्बल जी जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर, अरे एक मिनट चुप, आपने नाम लिया है। गुलशाद जी मैं आऊंगा आपके पास, सर आप धैर्य क्यों नहीं रख रहे हैं? गुलशाद जी मैं आऊंगा आपके पास, रुक जाइए। जब आप बोल रहे थे, मेरा तभी मन कर रहा था मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूं, मैंने संयम से किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। आपने विषय से हटकर इतनी बातें करी डिबेट के अंदर, मगर आपको एंकर ने टोका नहीं, आपको विषय पे रहने के लिए।
से हटके मैंने कौन सी बात आप की? डिबेट देखना, आप डिबेट देखना इस विषय से। चौटाला के बारे में बात हो रही है, भूपेंद्र हुड्डा के गुलशाद बारे जी में अगर बात आप हो रही बीच है। में मिनट बोलेंगे सर, तो सुन फिर मैं लीजिए। बाद में आपके पास नहीं आ सुन लीजिए। पाऊंगा, आप तय कर लीजिए प्लीज। मैं बाद में नहीं आ देखिए, पाऊंगा अगर आप बीच में बोलकर समय खराब करेंगे। गुलशाद जी आप तय कर देखिए- लीजिए आपको क्या देखिए, करना है। रजत जी। इन्होंने कितने झूठ बोले। इन्होंने कहा संपत सिंह को हमने कांग्रेस पार्टी से निकाला, जबकि संपत सिंह जी ने खुद इस्तीफा दिया, ये झूठ बोल दिया। उसके बाद चौटाला साहब के बारे में अच्छी तरह सबको पता है किस तरीके से एक राजनीतिक साजिश, षड्यंत्र की तरह किस तरीके से उनका बाद में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर उनका बाद में नाम जोड़ा गया 120B के अंदर। भर्तियों के अगर ऐसे होने लगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो जो सारे के सारे अपने रिश्तेदार भर्ती कर दिए थे उसमें सब इंस्पेक्टर के अंदर, वो लिस्ट मेरे पास है। उसके बाद आपने ये भी कहा कि भाजपा ने हमें क्लीन चिट दे दी, तो किसकी सांठगांठ किसके साथ है वो भी बताने के लिए काम करे। और मुझे बताएं, क्या आपने ये झूठ नहीं बोला किस एमएलए का हाथ तोड़ा? आप कितने डेफर्मेशन की बातें करेंगे खुद? आप मैं बताइए किस एमएलए को आप नाम लेके बताइए, तथ्यों को बताइए। सारा खजाना भरा हम छोड़ के गए और आपने कहा हम लूट ले गए और आपने 1 लाख करोड़ का कर चढ़ा दिया। आप संतो जिस तरीके से माफिया, भू माफिया, माइनिंग का माफिया, शराब का माफिया कांग्रेस के समय था, हम खजाने भरे छोड़ गए, हम तो लुटेरे बन गए। और जो खजाने खाली करके 1 लाख करोड़ का कर चुरा गए वो यहाँ संत बने बैठे हैं। देखिए, जब आप यहाँ डिबेट में बैठ के ये पता चल जाता है कि आप सिर्फ अपने नेता का गुणगान कर रहे हैं, आप तथ्यों पे बात नहीं कर रहे। अगर वो भर्ती गलत थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल, एक मिनट आपसे बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, आपका ज्ञान छोटा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस भर्ती को सही ठहराया है। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए, बोलने से सोचना चाहिए आपको। अपना इतना मगन नहीं होना चाहिए कि अपने नेता के गुणगान, भूपेंद्र हुड्डा जी, आपके भूपेंद्र हुड्डा ने कितने काम कांड कर रखे, कितने बना दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है रजत जी आप कंक्लूड करिए। ठीक है रजत जी कंक्लूड करिए। भाई साहब चुप रहिए। अरे भाई साहब चुप रहिए। मैं बताता हूँ, गेस्ट टीचर थी, रजत जी गेस्ट कंक्लूड कर टीचर लीजिए। थी। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। छोटा सा लड़का था मैयड़ के अंदर, उसको गोली से मार दिया था जाट आंदोलन के समय। एक गेस्ट टीचर थी, उसको रोहतक में सरेआम पॉइंट ब्लैंक से गोलियों से मार दिया गया था। किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खून से एक मिर्चपुर कांड भूल गए शायद, गोहाना कांड भूल गए होंगे शायद। किस तरह सरेआम गोलियां चलाई गई भूपेंद्र हुड्डा के खून से, हाथ किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ खून से रंगे, आपको पता भी है क्या? आप जिसको संत बोल रहे हो, आप उसके जानते हो उसने क्या क्या किया 10 साल के अंदर? पूरा हरियाणा बेच दिया CLU के अंदर, और आप बातें करो यहाँ पे बैठ के। बच्चा जानता है उस बिल्डरों के साथ क्या लिंक रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा के। बच्चा जानता है कि किस तरीके से हरियाणा की जमीनें बेची गई हैं, किस तरह किसानों को मारा गया है। कि बच्चे वो नहीं जानते किसानों की जमीन लूटी गई है, किस तरीके से बिल्डरों को फायदा पहुंचा। क्या बात कर रहे हो? केसेस चल, और आपने कहा केसेस मुझे बताओ। क्या आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या किसी भी केस पे जमानत पे नहीं है जो आप पूछ रहे हो मेरे से? FIR हुई है, आपको मालूम नहीं? आप भाजपा के प्रवक्ता हो, कांग्रेस के प्रवक्ता हो, आपको ये मालूम होना चाहिए भूपेंद्र से। और एक बात और एंड में बोल रहा हूं, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ पे एक बात कही कि खूंटी पर रख दिए। मैडम खूंटी पर नहीं रखती है, उन्होंने कहा मैंने कुर्ते पजामे खूंटी पर टंगवा दिए उनके जो भाजपा से कांग्रेस में आए। और कांग्रेस से आपको मैं बता दूं, मुझे ये नहीं पता कांग्रेस से भाजपा में कितने लोग आए, लेकिन INLD से जो भाजपा में आए, क्या आपने उनके खूंटे टंगवा दिए कुर्ते पजामे? श्याम सिंह राणा वो INLD से आए, राम कुमार कश्यप आए, रणबीर गंगवा जी आए, मंत्री हैं कृष्ण लाल मिड्डा INLD से आए भाजपा में। आपने कहा इधर से इधर आ गए, उन सबके मैंने खूंटी पे टंगवा दिए। रामचंद्र कंबोज है, नसीब अहमद है, केहर सिंह है, नगेंद्र बड़ाना है, मक्खन लाल सिंगला है, रविंदर, क्या के आपने जो आए आपकी पार्टी में क्यों लिए? फिर आपने, अगर वो इतने बुरे थे INLD वाले और उनके आपने खूंटे पे टंगवा दिए आपने कुर्ते पजामे, तो आपने अपनी पार्टी में क्यों लिया? उनको निकाल दो अपनी पार्टी से उनको। अब वो संत हो गए आपकी पार्टी में आकर। देखिए पराग जी, मेरे को आपसे, आपने मुझे कहा कि आप डिबेट देखना, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इतना ज्यादा यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने डिबेट से हटकर बातें करी, आपने उनको एक बार भी नहीं टोका जब वो डिबेट से हटकर बात की है। गुलशाद जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। गुलशाद जी थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। गुलशाद अली जी प्लीज, गुलशाद अली जी मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। फिर आप बाद में शिकायत मत करिएगा कि मैंने आपको समय नहीं दिया। मैं आपके पास आऊंगा नहीं फिर, अगर आप बार बार बीच में बोलेंगे। प्लीज रजत जी आप बात पूरी करिए, फिर मैं जवाब दूंगा प्लीज, और बहुत जल्दी से सर करिए। मेरे को सिर्फ लास्ट बात एक बात बोलनी है। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरेआम मंच के ऊपर से
धारा 370 हटाने का भाजपा का समर्थन किया स्टेज के ऊपर, और ये भी कहा अपनी कांग्रेस की बुराई करी, ये कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही। मुझे कोई गुरेज नहीं है बोलने में कि ये वो कांग्रेस नहीं है। क्या ये वीडियो मौजूद नहीं है? कितनी बार पूछोगे ठीक है। मुझसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा ठीक है भाजपा की रजत मदद जी, करी? रजत जी कितनी बार पूछोगे वो रजत जी बी टीम अब कौन समय है? नहीं है, बाकी लोगों के पास भी जाना है। क्योंकि आपने कहा कि मैंने उनको टोका नहीं, मैंने उनको इसीलिए नहीं टोका, इसीलिए मैंने उनको पूरा बोलने का मौका दिया, क्योंकि शुरुआत में आपको मैंने टोका तो आपको बुरा लगा था, और आपने कहा कि आपको पूरी बात रखनी है, उसके बाद मैंने मुझे आपको पूरी बुरा नहीं लगा पराग ठीक है जी। सर, मेरे कोई को- बात मैं नहीं, बड़ा संयम के साथ, कोई मुझे बात बुरा नहीं लगता सर, ही नहीं है, मैं कोई बात आपकी नहीं, बात का बुरा क्यों मानूं? ठीक है, मैंने फिर आपको पूरी बात रखने का मौका दिया ताकि उनको ये ना जी, लगे कि मैंने धन्यवाद। आपको नहीं टोका, इसीलिए फिर मैंने उनको भी नहीं टोका। प्रिय दर्शन गुलशाद जी बहुत संक्षेप में सर रखिएगा, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास। प्रिय दर्शनी जी से भी एक रिएक्शन मेरे को लेना है, बहुत संक्षेप में रखिए जो आप बोलना चाह रहे हैं प्लीज। देखिए सर, मेरे साथी प्रवक्ता भी पंजेटा भाई ने बोला कि भाई आपने इस तरह से विषय से हटकर बात की, तो मैंने इनसे सवाल पूछा है कि भाई आप कह रहे हैं कि ईडी से पर्चा दर्ज हो गया, ये अब चौटाला जी की स्टेटमेंट है, तो उसका एफआईआर नंबर वो डिस्क्लोज करें। अमित शाह से मिले तो विजिटिंग हमारी जो अपॉइंटमेंट है उसको डिस्क्लोज करिए या कोई सीसीटीवी फुटेज दे। तो मैंने तुम्हें गलत क्या बोल दिया? और ये कहने के विषय से पार्श्वनाथ के साथ में उन्होंने अगर पार्टनरशिप बताई है तो पार्टनरशिप डेट दिखाइए ना आप लोग। तो ये कह रहे हैं कि विषय से हटके बात की, मैंने विषय से हटके कोई बात ही नहीं की। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई भूपेंद्र हुड्डा के हाथ खून से सने हुए हैं, तो महम कांड को कोई बोला नहीं है हरियाणा। अमीर सिंह की हत्या किसने की थी आप लोगों को याद ठीक नहीं है। है क्या आप लोगों को? ठीक है और सर। कैसे इनको निकाल, चलिए, अब नहीं सुनिए सर, ठीक है। और मेरी साथी प्रवक्ता अभी के नाम प्रियदर्शनी जी कह रहे थे कि भी कुर्ते पजामे वाले लीडर आते हैं कांग्रेस में और एनएलडी में, तो आपके लीडर क्या निक्कर पहन के आते हैं या संघ की निक्कर हमने बदलवाई, हमने पैंट पूरी चलिए करवाई ठीक है आप सर, लोगों की? अब विषयांतर मत होइए, ठीक है ठीक है आप लोग कपड़ा पहनना तय करोगे, ठीक कौन है क्या सर। पहने, क्या नहीं चलिए पहने? चलिए एक हमारा फाइनल काम है रिएक्शन में, सब काम। ठीक है सर, एक फाइनल रिएक्शन प्रियदर्शनी से लेता हूँ। प्रियदर्शनी प्लीज। देखिए मजेदार बात ये है कि यहाँ पे जितना भी इन लोगों ने जबानी जंग की है दोनों नेताओं ने, जहाँ पे मैं अभय सिंह चौटाला जी की बात कर रही हूँ और हुड्डा साहब की बात कर रही हूँ। अब अभय सिंह चौटाला जी ने ये बात बोली है कि भाई भेजे नोटिस, हम भी देख रहे हैं कि वो नोटिस कब आता है और वो सिविल केस कब चलता है, हमें भी देखना है। क्योंकि ऐसा देखिए, मैं भी यहाँ पे हूँ, ये दोनों प्रवक्ता मेरे साथी भी यहाँ पे हैं, लगातार मिलना होता है, आप भी पराग जी यहाँ पे, इंडिया न्यूज भी यहाँ पे है। मैं आपको ब्लैंक पेपर पे लिख के दे रही हूँ, ऐसा कोई नोटिस नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और कहते हैं ना वो, मतलब कहते हैं ना ठन ठन गोपाल होगा, ये यही होना है। ये सिर्फ और सिर्फ जबानी जंग कर रहे हैं, असल में ये अंदरूनी रूप से ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं और इनका एक ही मकसद है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित के। चलिए ठीक है, समय आज के लिए मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, समय मुझे आज के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, प्रियदर्शनी जी आपका, गुलशाद जी आपका, रजत जी आपका, रविंद्र जी आपका, बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सीधा भूपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला के बीच में आपने आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा है, और अब ये जुबानी बयानबाजी या ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है कब तक और कहां तक जाएगा ये भी देखना अहम होगा, क्योंकि इस पर अब रिएक्शंस लगातार पॉलिटिकली आ रहे हैं। फिलहाल चर्चा से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।